नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आइए ब्रेकिंग विद एजेंडा की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ, जिस पर करेंगे चर्चा और रहेगी नजर। जी हां, लगातार हम उत्तर प्रदेश चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं और यूपी का पूरा गणित समझा रहे हैं, लेकिन आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में फोकस रहेगा पश्चिमी यूपी को लेकर। बड़ी खबर यह है कि एसपी-आरएलडी की दूसरी लिस्ट आएगी और दिल्ली में यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल हैं। बैठक में जेपी नड्डा शामिल हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर, देखिए एक तरफ लखनऊ पर हमारी नजर है, दूसरी तरफ दिल्ली में भी नजर है, क्योंकि लगभग आप देखेंगे कि सभी पार्टियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। तकरीबन नाम सामने आ चुके हैं। यूपी की सियासत में जंग अब और भारी होती चली जा रही है। जीतने की तैयारी है सभी पार्टियों की और इसीलिए अपनी गोटियां उसी तरीके से फिट की जा रही है, जिसमें आपको विकास का मुद्दा पीछे छूटते हुए आपको दिखाई दे रहा है कि किसानों को साधने की कोशिश की जा रही है, धर्म की भी राजनीति हो रही है, अगड़ा पिछड़ा भी किया जा रहा है, सवर्णों को भी साधने की कोशिश हो रही है और हिंदू मुस्लिम भी किया जा रहा है। क्योंकि आपने देखा समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि 2022 का चुनाव 85 बनाम 15 का है, तो बीजेपी ने कहा, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है 80 और 20 का होने जा रहा है। तो आज भी काफी हलचल रहेगी। अखिलेश यादव आज आरएलडी के साथ मिलकर अपनी दूसरी लिस्ट लेकर आएंगे, क्योंकि वो बीजेपी की लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार खत्म हो गया है। अब बाकी जो बचे नाम हैं उस पर पार्टियां मंथन कर रही हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। तो यह है आज की बड़ी खबर, इस पर चर्चा करेंगे। और सवाल यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए इस बार पार्टियां नैरेटिव क्या सेट कर रही हैं, वो आज हम आपको समझाएंगे, पूरा गणित पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं आपका परिचय उनसे करवा देती हूं। समीर सिंह बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। कपीश श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन। अंशु अवस्थी जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, साथ ही सतीश प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीएसपी नेता। सभी मेहमानों का रुख करेंगे, उससे पहले हमारे सहयोगी राजीव रंजन नोएडा से मेरे साथ मौजूद हैं और कुमार गौरव दिल्ली से, साथ ही अशोक तिवारी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले अशोक, आपके पास आ रही हूं मैं। अशोक, अखिलेश यादव बीजेपी की लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार खत्म और आज दूसरी लिस्ट जो है आने जा रही है, आरएलडी और समाजवादी पार्टी की। इसमें खास क्या रहेगा, क्योंकि एक नैरेटिव जो है सेट करने की कोशिश की जा रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसी के सहारे वहां पर जीतने की तैयारी है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर पहले चरण का चुनाव होना है, उसके लिए तकरीबन नाम फाइनल किया जा चुके हैं। चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, इस बार बीजेपी के सामने मजबूती से खड़ा हुआ है। और जब बीते दिनों पहली सूची जारी की गई थी 29 उम्मीदवारों की, आपको याद होगा, तो उसमें एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश की गई थी कि खासतौर पर जाट बिरादरी को उसमें जगह दी गई। इसके अलावा कई मुस्लिम उम्मीदवारों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उम्मीदवार बनाया गया राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी की तरफ से। आज जो सूची जारी होने की बात कही जा रही है, उसमें खासतौर पर उन इलाकों पे फोकस किया जा रहा है जहां पर समाजवादी पार्टी और जो राष्ट्रीय लोकदल है उसके संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आप देखिए कि लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, उनके नेताओं की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम उसी उम्मीदवार को टिकट दे रहे हैं जो कि जिताऊ और टिकाऊ होगा। कई सारे समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं जिन्होंने कई जगहों पर टिकट को लेकर आपत्ति भी जाहिर की थी, लेकिन पार्टी के नेतृत्व की तरफ से उनको यह कहा गया कि यह चुनाव बेहद अहम है, दोबारा समाजवादी पार्टी को सरकार में आना है, लिहाजा छोटी मोटी बातों से उनको दूर रहना होगा। तो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिन जनपदों की सूची आने वाली है उसमें भी आपको जाट और मुस्लिम का एक बड़ा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। आप देखिए कि बीते दिनों जब एक ही सीट पर आप कह सकते हैं जहां पर संजय लाठर को उम्मीदवार बनाया गया था, पहले वहां पर राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से दूसरे उम्मीदवार को घोषित किया गया था, लेकिन बाद में दोनों ने संयुक्त रूप से उनको अपना साझा उम्मीदवार घोषित किया। तो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरे राजनीतिक दल हो, सभी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि उम्मीदवार मजबूत हो, टिकाऊ हो और जिताऊ हो, उसी को दावेदारी दी जाएगी। क्योंकि इस बार का विधानसभा का चुनाव एक बड़ा अलायंस, समाजवादी पार्टी उसके गठबंधन में शामिल तमाम सारे नेता हैं, दूसरी तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी दल हैं। तो कोशिश यही की जा रही है कि जो उम्मीदवारी हो, जो दावेदार हो विधानसभा के टिकट का, वो बहुत मजबूत हो। चूंकि इस बार चुनाव बहुत कड़ा होने वाला है, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूर्वांचल हो या अवध उत्तर प्रदेश के सभी इलाकों में चुनाव बहुत जबरदस्त होने वाला है। कांटे की लड़ाई भी मानी जा रही है। तो आज मुझे लगता है कि दोपहर तक समाजवादी पार्टी की वो सूची भी सामने आ जाएगी, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो बची हुई सीटें थी जहां पर अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया था, उसकी भी आज जो उम्मीदवार है उनको घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है अशोक तिवारी, आप नजर बनाए रखिएगा। तो दूसरी लिस्ट समाजवादी पार्टी आरएलडी की जल्द दोपहर तक आ जाएगी, हमारी नजर लगातार बनी हुई है। मैं एक बार दिल्ली आपको जल्दी से लिए चलती हूं। तो कुमार गौरव, आखिर बीजेपी को इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ रही है?
उम्मीदवारों के नामों को लेकर, लिस्ट फाइनल करने को लेकर क्या कोई दिक्कत है? आज भी तमाम जो टॉप नेता हैं वो दिल्ली में है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में है, कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। देखिए, बिल्कुल बीजेपी में जो टिकट की प्रक्रिया है विपनेश, वो यही है। यहाँ शुरुआत में जैसे 7 फेज में अगर चुनाव है तो शुरुआत के 2 फेज के चुनाव का टिकट जो है वो पहले ये जारी करते हैं। और चूंकि 403 सीट है, सीटों की संख्या बड़ी है और प्रॉपर डिस्कशन होता है, एक एक सीट पे बीजेपी चर्चा करती है। चूंकि आपको पता है कि बीजेपी छोटे से लेकर बड़े चुनाव को काफी मेहनत से लड़ती है और लगातार ये देखा भी गया है 2014 के बाद से। तो वही स्थिति है। देखिए, इससे पहले 2 दिनों तक मशक्कत हुई। कोर ग्रुप में 172 सीटों पे चर्चा हुई, 107 के आसपास सीटों को सीईसी यानी मुख्य केंद्रीय चुनाव समिति बीजेपी की उसने मुहर लगाई। आज भी वही स्थिति है। कल लगातार बीजेपी में ये प्रैक्टिस चल रहा है। कल गोवा और उत्तराखंड को लेकर बैठक हुई थी। आज मणिपुर और पंजाब की बैठक पहले होगी, उसके बाद शाम के आसपास उत्तर प्रदेश, अगर समय बचेगा तो उत्तर प्रदेश की बैठक आज होगी, नहीं तो फिर कल बैठक होगी कोर ग्रुप की। और उसके बाद परसों यानी 19 तारीख को सीईसी की बैठक होगी। उसमें आखिरी तौर पे मुहर लगाया जाएगा उम्मीदवारों के नाम पे। तो बीजेपी की ये एक प्रक्रिया है, चूंकि हर सीट पे चर्चा करते हैं और निचले स्तर से पहले राज्य में चर्चा होती है, उसके बाद केंद्र स्तर तक आता है। केंद्र में फिर कोर ग्रुप के साथ सेंट्रल लीडर्स बैठते हैं, जैसे कि अमित शाह के पास उत्तर प्रदेश चुनाव का कमान है, वो बैठ रहे हैं। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो बैठते हैं। और आखिरी में जो टॉप 8 लोगों की बॉडी है सीईसी की, केंद्रीय चुनाव समिति की, उसमें जाती है। लेकिन हाँ, जैसा कि आपने कहा कि काफी मशक्कत करनी पड़े, मशक्कत बीजेपी में होती है टिकटों को लेकर। और जाहिर तौर पे चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव टफ है, इतना आसान नहीं है। बीजेपी के कई नेता अभी पार्टी छोड़कर गए हैं और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि अगर स्थितियां बहुत माकूल होती हैं आपके पक्ष में तो लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं, निकलकर कम लोग जाते हैं। लेकिन कुछ बड़े चेहरे जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान टाइप और बाकी कुछ विधायक गए हैं, तो उससे जरूर ये दिखता है कि राज्य में स्थिति जो है चुनाव का वो मुकाबला काफी कड़ा है। और इसलिए शायद उस कड़े मुकाबले से निपटने के लिए उम्मीदवारों का चयन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए बीजेपी में इतनी मशक्कत होती है। लगातार ये एक्सरसाइज चलेगा, रविवार को पूरे दिन ये एक्सरसाइज चलेगा और हो सकता है कि रविवार की शाम या सोमवार को सुबह फिर से उत्तर प्रदेश समेत बाकी और जो 4 राज्य हैं उसके भी उम्मीदवारों की सूची बीजेपी जारी करे। जी ठीक है, आते हैं राजीव, मैं अब आपके पास आती हूँ। जहां पर सबसे पहले वोट पड़ेंगे, वहां मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूं। वहां का गणित राजीव क्या कहता है सीटों के आधार पर, क्योंकि काफी दिलचस्प हो चला है। एक सीट पर 2 उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी अब पता नहीं क्या करेगी। मैं इमरान मसूद और धर्म सिंह सैनी की बात कर रही हूं, तो उधर बीजेपी भी पहले उम्मीदवारों को टिकट देती है, फिर नाम हटाकर दूसरे को दिया जाता है। तो काफी दिलचस्प हो चली है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई। राजीव, देखिए विपनेश, चुनाव में ये होता रहता है, टिकटों का मिलना कटना होता रहता है। पहले भी चुनाव में हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो पहले चरण की सीटों पर मतदान हो रहा है वो कई मामलों में अगर आप देखेंगी तो पिछले कई चुनाव से अलग है। जैसे आपने धर्म सिंह सैनी का नाम लिया, वो नकुड़ विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे, सहारनपुर की वो सीट है। और पिछला चुनाव अगर आप देखें तो उन्होंने इमरान मसूद को हराया था। एक दिन मैंने और ये बात कही थी, इमरान मसूद और धर्म सिंह सैनी एक ही सीट से लड़ते थे। जैसे ही इमरान मसूद ने इस बात का ऐलान किया कि वो समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, और उसी समय स्वामी प्रसाद मौर्य, अगर आपको याद हो, उसी शाम स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐलान किया था और इस्तीफा दिया था। तब धर्म सिंह सैनी ने बाकायदा, मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता से उनकी बात हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप वीडियो बयान जारी करो कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ नहीं जा रहे हो। तब धर्म सिंह सैनी ने वीडियो बयान भी जारी किया, बाकायदा उसी कपड़े में जिसमें बाद में इस्तीफा देकर के वो अखिलेश यादव से मिले थे, अगर आप याद करें। तो धर्म सिंह सैनी ने बाकायदा स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने के बाद एक वीडियो बयान जारी किया कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ नहीं जा रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं, कार्यकर्ता हूं। क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा था कि अगर इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में जाएंगे तो पिछली बार उनको किसी तरह वो हरा पाए हैं, इस बार उनकी स्थिति मजबूत हो सकती है। वो मंत्री भी रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी का भी। तो उन्होंने तड़ातड़ ये फैसला किया कि अब बात यही है
कि ये अपनी सीटों के लिए, अपने जनाधार के लिए, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ये लोग पैतरे बदलते रहते हैं। उनको लगा कि इमरान मसूद नकुड़ से आ जाएंगे तो दिक्कत होगी, तो उन्होंने खुद ही समाजवादी पार्टी का दामन 2 दिन बाद थाम लिया। अब दिक्कत क्या है, इमरान मसूद के एक भाई हैं, उन्होंने उसी दिन बसपा ज्वाइन की जिस दिन इन्होंने सपा ज्वाइन की। अब इमरान मसूद नकुड़ विधानसभा लड़ना चाहते हैं। धर्म सिंह सैनी वहाँ से सिटिंग विधायक हैं और मंत्री भी हैं, बड़ा नाम है और वो छोड़ करके आए हैं। पिछड़ों के बड़े चेहरे इस इलाके के माने जाते हैं, सैनी मौर्य कुशवाहा समाज के नेता के तौर पर माने जाते हैं। तो अब सुनने में आ रहा है कि इमरान मसूद अब समाजवादी पार्टी छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि उनको नकुड़ से चुनाव लड़ना है। अब उनको दूसरी जगह कहाँ एडजस्ट किया जाए, दूसरी किस सीट पर ले जाया जाए, ये सब सिरदर्द अखिलेश यादव के लिए है। लेकिन जहाँ तक आपने सीटों की लड़ाई की बात की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है और मेरी इस बात से पैनल में बैठे लोगों को भी ऐतराज नहीं होगा। वो मानते होंगे कि जाट और मुस्लिम मतदाता अगर नोएडा से लेकर, नोएडा की 3 सीटों पर गुर्जर मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है और यहाँ बीजेपी और बीएसपी के अलावा कभी समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला है। लेकिन अगर आप गाजियाबाद को छोड़ दें, मेरठ से शुरू करें और सहारनपुर तक जाए, मेरठ, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये 5 जिले ऐसे हैं, 5-6 जिलों में अगर जाट और मुस्लिम मतदाता एक साथ इकट्ठा हो जाएं तो फिर बहुत ही तगड़ा गठजोड़ होता है, कम से कम 50% सीटों पर। जाट मतदाताओं को 70% जाट मतदाताओं को तोड़ने में बीजेपी पिछले 3 चुनाव में कामयाब रही थी। किसान आंदोलन की वजह से उसे डर लग रहा था कि किसान जाट वोट, उसका वोट बैंक खिसक सकता है और एक डर ये भी लग रहा था कि किसान आंदोलन के बहाने एक मंच पर जाट और मुस्लिम आ गए हैं और अगर कहीं बड़ी मुश्किल में इनमें गैप हुआ है, अगर कहीं ये एक जगह हुए तो बीजेपी के लिए चिंता की बात होगी। और जमीन पर जो मैं जाकर के देख रहा हूँ, मुझे कहीं कहीं जाट और मुस्लिम मतदाता एक मंच पर आते दिख रहे हैं, जो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द हो सकता है। समीर जी, मैं इसी पर आपसे जवाब लेना चाह रही हूं। क्या ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्या ये बहुत बड़ी टेंशन है बीजेपी के लिए कि अगर जाट और मुस्लिम मतदाता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक साथ आ गए तो फिर बीजेपी के लिए इस बार बहुत बड़ी मुश्किल होने जा रही है, इसलिए दिल्ली में मंथन बार बार हो रहा है। क्या इस बार समीकरण बदल गए हैं, 2017 की तरह नहीं है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सामने अखिलेश यादव हैं तमाम साथियों के साथ? नहीं, देखिए विपनेश जी, अभी मैं सुन रहा था, राजीव जी को भी सुन रहा था, कुमार गौरव जी। इस बार हमारे लिए परिस्थिति और अच्छी हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हमारी सरकार ने किसानों के लिए काम किया है, हमारी सरकार ने गुंडा अपराधियों, माफियाओं पर जेल भेजने का काम किया है और कानून का राज स्थापित किया है। इन सब चीजों को लेकर किसानों के सवाल पर, चाहे उनका गन्ना मूल्य भुगतान रहा हो, चाहे बिजली का सवाल रहा हो, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर पिछली बार से 2017 से 2022 में हमने काम करके अपनी स्थिति अच्छी बनाई है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को आप देखेंगी तो उनका पहले नंबर का कैंडिडेट गैंगस्टर के तहत जेल जाता, अंतिम कैंडिडेट जिसको उन्होंने घोषित किया है अब्दुल्ला आजम, वो बेल से बाहर आता। तो जिस समाजवादी पार्टी को हम कहते थे कि ये गुंडा राज और अपराध के भरोसे राजनीति में आना चाहते हैं, वो पहली सूची से उनके दिखाई दे रहा है। और पहली सूची आने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन जिलों में समाजवादी पार्टी के खिलाफ किस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, वो सामने दिखाई दे रहा है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया। समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता में चाहे वो नाहिद हसन हो, चाहे मदन भैया हो, चाहे अब्दुल्ला आजम हो, ऐसे बहुत सारे नाम सूचियों में आए हैं जो पलायन के लिए जिम्मेदार है, जिन्होंने पलायन कराया था। कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनके खिलाफ लंबे चौड़े मुकदमे दर्ज नहीं हुए। ये पिछली सरकारों में भी पलायन कराते थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नौजवान, गरीब, किसान, मजदूर ये नहीं चाहेगा कि फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर पलायन हो, फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध बढ़े, फिर से उत्तर प्रदेश का विकास रुके, फिर से उत्तर प्रदेश के किसानों की तरक्की रुके। और कुमार गौरव जी जिस बात को कह रहे थे कि लड़ाई तगड़ी होगी, लड़ाई कोई तगड़ी नहीं है। अखिलेश यादव जी अपना अस्तित्व बचाने के लिए, 44 सीटें भी दोहराने के लिए
कहीं न कहीं इस प्रयत्न में है कि हम अपनी सीटें बचा ले जाए, इसके लिए वो इधर उधर का प्रयास अखिलेश कर रहे यादव कह रहे हैं कि लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जनाधार खिसक गया है और इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए इतनी बैठकें चल रही हैं, बड़े नेता इन्वॉल्व हैं। नहीं, देखिए विपनेश जी, बैठक हमारी परंपरा है, हम लोकतांत्रिक दल है और आप भी जानती हैं, कुमार गौरव भी जानते हैं कि बीजेपी जिले से संगठन से नाम मांगती है और उत्तर लेके सीईसी तक जाती है। हम सब स्तरों पर विचार करते हैं, फिर हम प्रत्याशी घोषित करते हैं। हमने 107 सीटें घोषित की पहले और दूसरे चरण की। एक नाम भी कोई नहीं बता सकता है कि जिस नाम पर अपराध की मुहर लगी हो, लेकिन समाजवादी पार्टी की सूची आप देख लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले है, विधानसभा चुनाव में अगर आप लिस्ट निकालेंगे उम्मीदवारों की तो 100 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवार आपकी भी सूची में थे जिन पर मामले दर्ज थे। समीर जी, ऐसा नहीं है, हर पार्टी में है ऐसे लोग, कोई भी पार्टी अछूती नहीं है इससे। लेकिन मेरा मतलब यह है कि एक तरफ इतना लंबा किसान आंदोलन चला तो जाट लैंड के आपके लिए मुश्किल है, दूसरी तरफ आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ है, उनकी लिस्ट आने वाली है आज दूसरी। तो मैं ये कह रही हूं कि क्या 2017 जैसी परिस्थितियां आपको नजर आ रही हैं 2022 में? नहीं, 2017 से अच्छी परिस्थिति है। मैं तो कह रहा हूं कि काम के आधार पर हम चुनाव में जा रहे हैं, विकास के आधार पर जा रहे हैं। हम प्रधानमंत्री आवास सबको दिए, हम शौचालय सबसे ज्यादा दिए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। किसानों का 1,44,00,000 रुपए हमने गन्ना मूल्य भुगतान किया है, 1,44,000 करोड़ रुपए। हमने बंद शुगर मिलों को चलाया है, हमने रामाला शुगर मिल की क्षमता 500 करोड़ रुपए दे के बढ़ाई। विपनेश जी, योगी आदित्यनाथ जी ने बढ़ाई, अखिलेश यादव और मायावती ने रामाला शुगर मिल, जो चौधरी चरण सिंह के जन्मभूमि की शुगर मिल है, क्यों नहीं बढ़ाया? ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूछता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज बहन बेटी सुरक्षित है, गुंडा और अपराधी कहाँ है? अखिलेश जी को बुल और बुलडोजर क्यों दिखता है? क्या कसाई और अपराधियों के समर्थक है अखिलेश जी? कहते हैं कि बुल और बुलडोजर से डर लगता है, किसके लिए डर लगता है अखिलेश जी? किसका नेतृत्व कर रहे हैं? मैं जवाब ले लेती हूँ, कपिश जी हमारे साथ मौजूद हैं, आती हूँ मैं। अब क्या करेंगे कपिश जी समाजवादी पार्टी? इमरान मसूद वर्सेस धर्म सिंह सैनी, एक ही सीट से वो लड़ना चाह रहे हैं। विपनेश जी, सबसे पहली चीज एक बात ये कहेंगे कि अनइंटरप्ट हम भी 15 मिनट बोले और हमारे शमीर भाई ने बोला है जवाब मुझे एक। देखिए, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं कि इमरान मसूद साहब हो चाहे हमारे हैं, और हम कैसे एडजस्टमेंट करना है ये हमारे यहाँ पार्टी के लोग जानते हैं और वो हमारे पार्टी में आकर के हमारे पार्टी का अनुशासित सिपाही है, उसमें कोई हर्जा और किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। दूसरी चीज तो हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, ये इतने घबराए हुए हैं क्योंकि हमने तो संलयन की क्रिया की है, ये तोड़ने की क्रिया की थी। तो तोड़ने वाले जो लोग थे उनको उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छा से समझ चुकी है और ये पश्चिम में बैठे हुए हैं जहाँ किसानों की धरती है और वहां पर ये ऊर्जा अपना दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने किसानों को बिजली दी। अरे भैया, 7.5 रुपया बिजली दे के एहसान कर दिए थे क्या? कौन सी बिजली आपने दे दी? कहाँ आपने 1 यूनिट का कारखाना बनाया? क्यों आप देश को और प्रदेश के लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं? समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे सभी को उत्तर प्रदेश में, और किसानों की जो सिंचाई की बिजली होगी वो एकदम मुफ्त होगी, चाहे वो जितना सिंचाई करना चाहे करें। तो कहाँ आप टिक रहे हो, कहाँ खड़े हो रहे हो? और आप कह रहे हो कि इनके पहले और इनके अंतिम उम्मीदवार, अरे आपके तो मुखिया ही 302 के मूल्य में 5 रुपया कांड में 302, 307, 153 भी के उनसे 5-10 केसेस है। अब सुन लीजिए, नहीं अभी मैं आपके बीच में नहीं बोला था समीर भाई, आपके बीच में मैं नहीं बोला था, हम आपके बीच में नहीं बोले थे। आपके डिप्टी मुख्यमंत्री के बिजली देते नहीं थे, 5 साल में बिजली दिए नहीं, 4 जिले को बिजली देते, 4 जिले को, और आपने जो भी टिकट दी है के ऊपर फर्जी आरोप मत लगाओ, कभी वो एक मिनट रुकिएगा कपिश जी और समीर जी, 1 मिनट। मैं चाह रही हूँ कि सुबह का वक्त है, एक एक करके हम बात करें और स्पीच राजीव कुछ कहना चाह रहे हैं। विपनेश जी, मेरा इतना कहना है कि तथ्यों के आधार पर बात करें। नहीं, समीर जी 1 मिनट आप वेट कीजिए सर। आपने अपनी बारी में कहा, आपने अपनी बारी में बोला, अब कपिश जी की बारी है, कपिश जी को बोलने दीजिए। कपिश जी, मेरे सहयोगी राजीव कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आपके पास ही आ रही हूँ, मैं आपके पास ही आ रही हूँ कपिश जी, दोबारा कुछ बताना चाह रहे हैं? नहीं, मैं आ रही हूँ, आपके पास ही आ रही हूँ दोबारा। यार झूठ आरोप मत लगाओ। नहीं समीर जी, 1 मिनट रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक जाइए, हम एक एक करके बात करेंगे। समीर जी बस 1 मिनट रुक जाइए, एक एक करके बात करते हैं। मैं आपकी बारी में आऊंगी, सवाल पूछूंगी तो आप जवाब दीजिएगा। 1 मिनट रुक जाइए, गंगा जल में झूठ कौन बोलेगा? ठीक है।
कपिश जी एक मिनट रुकिए, राजीव क्या कहना चाह रहे हैं आप, फिर मैं कपिश जी के पास ही आऊंगी दोबारा। देखिए, मैं विपनेश सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, ये राजनीति है और इसमें ये कहने की कोशिश कि मेरा दामन तुमसे ज्यादा साफ है, ये कहने की कोशिश या दावा किया जाता है, लेकिन दरअसल बात ऐसी है नहीं। जो आजम खान 9 बार के विधायक, 1 बार लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, जो 2 बार शायद लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, 9 बार के विधायक, 4 बार के मंत्री, जो माननीय सांसद, माननीय मंत्री रह चुके हैं, वो एक सरकार आती है तो लगातार जेल में रहते हैं। उनके बेटे विधायक हैं, वो जेल में है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकारों के बदलने के बाद जेल में चले जाते हैं। जब मायावती की सरकार थी तो यही राजा भैया जेल में इतने लंबे समय तक थे, और जैसे ही सरकार बदली वो माननीय मंत्री, जेल मंत्री हो गए, कैबिनेट मंत्री हो गए। और उन्हीं राजा भैया के यहाँ जब राज्यसभा का वोट पाना था तो पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उनके घर गए और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को उन्होंने वोट दिया। तो जब जिसकी अभी जब खुदा न खास्ता ऐसा हो कि 2, 4, 5, 7 सीटों की ज़रूरत पड़े तो उसी राजा भैया के घर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी और अखिलेश यादव भी जाने लगे। तब राजा भैया इनके लिए अपराधी नहीं होंगे, तब बाहुबली नहीं होंगे। अपनी सहूलियत के इसी राजा भैया को राजनाथ सिंह ने अपने मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, और उन्हीं राजा भैया को कल्याण सिंह ने कुंडा का गुंडा कहा जा करके कुंडा में। तो ये आप सहूलियत के हिसाब, मैं सबकी बातें कर रहा हूँ। राजा भैया का सहयोग सपा ने भी लिया है, भाजपा ने भी लिया है। भाजपा ने भी उनको मंत्री बनाया है और सपा ने भी मंत्री बनाया है। कमाल की बात है। लेकिन अभी जब बात होगी तो वो बाहुबली हो जाएंगे, अभी अपराधी हो जाएंगे। जब इनको जरूरत, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ, कि 403 विधानसभा सीटों में अगर एक सीट का रिजल्ट डिक्लेयर है तो वो कुंडा है, रघुराज प्रताप सिंह का है। तो रघुराज प्रताप सिंह की सीट क्लियर है, उसमें कहीं कोई दो राय ही नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 402 सीटों पर चुनाव हो रहा है, एक सीट पर चुनाव नहीं होना। तो लेकिन जो आदमी इतनी बार विधायक चुना जाता है, जो आदमी निर्दल चुना जाता है, उसको जनता चुनती है, तब आप कहते हैं नहीं वो तो माननीय विधायक हो गए, माननीय मंत्री हो गए। लेकिन जब सरकार सहूलियत वाली नहीं रहती है तो माफिया हो जाते हैं, वो जेल में चले जाते हैं। 9 बार के विधायक आजम खान को आपकी सरकार में जेल में डाल दिया गया। मैं बार बार कह रहा हूं, सांसद रहे, राज्यसभा, कोई दूसरी सरकार आती है, अब यही आजम खान जब जेल से बाहर आ जाएं और ये सरकार मान लो पलट जाए तो यही माननीय मंत्री हो जाएंगे, तब यही पुलिस को लोग उनको सैल्यूट ठोकेंगे। तो ये सियासत के हिसाब से, चुनाव के हिसाब से अभी बीजेपी को सूट करता है तो नाहिद हसन, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान, अब्दुल्ला आजम, बस यही 5 चेहरे इस 80 जिले में और ये 22 करोड़ लोगों में माफिया या बदमाश या जेल के सीखों के भीतर दिखाई देते हैं। मैं बहुत सारे नाम ले सकता हूं, लेकिन चूंकि मैं ले सकता हूं कि जो इधर भी हैं, तो ऐसा चुनाव के समय ये आरोप लगते हैं और ये सूट करता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुद्दा सही है। अखिलेश यादव और अजय चौधरी जो दूसरे मुद्दे पर चल रहे हैं, उनको माइनॉरिटी का वोट चाहिए। और अजय चौधरी आज ऐसी स्थिति में है, पहली बार ऐसी स्थिति आरएलडी की है कि चरण सिंह के बाद से, अजीत सिंह के बाद से आज ऐसी स्थिति में ना उनका लोकसभा में कोई एक है, ना विधानसभा में कोई एक है, और ये उनके अस्तित्व का चुनाव है। अगर इस बार भी वो ठीक से नहीं कर सके तो उनकी पार्टी रह पाएगी कि नहीं, एक बहुत बड़ा संकट है। अखिलेश यादव मुलायम सिंह के शारीरिक रूप से कमजोर होने के बाद पहला फुल फ्लेजेड चुनाव अपनी बदौलत लड़ रहे हैं। 44 सीटें हैं, इतनी कम सीटें सपा के पास कभी नहीं रही हैं जब से वो बनी है। अगर वो ठीक से नहीं लड़ पाए तो ये भी उनके अस्तित्व के चुनाव है। तो ये दोनों तरफ से बातें हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती ये है कि 2022 में अगर उत्तर प्रदेश किसी भी कारण से खिसक गया तो फिर 2024 की कुर्सी थोड़ी बहुत हिलने डुलने लगेगी। मैं सभी से जवाब लूंगी और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। कपिश जी, आप अपनी बात जल्दी से कंप्लीट कीजिए। तो जिसको जैसा सूट करता है चुनावों के वक्त वैसा अपना लिया जाता है, कुछ अलग बात नहीं है कपिश जी। देखिए विपनेश जी, सबसे पहली चीज तो हम ये कहना चाहेंगे कि जिस आजम साहब की बात आप कर रहे थे, जिन्होंने इतनी बार जनप्रतिनिधि होने का गौरव हासिल किया है, उनको महज इसलिए जेल भेज दिया गया क्योंकि वो एक अल्पसंख्यक वर्ग से आते थे, एक मुसलमान थे। हकीकत यही है। बताइए, बकरी चोरी, भैंस चोरी और किताब चोरी, फर्नीचर चोरी जैसे आरोप लगाना क्या ये मायने रखता है? ये आप इस तरह की राजनीति का स्तर इतना गिरा करके नीचे लाए हैं कि हम तो उतनी नीचे आकर के सोच भी नहीं सकते हैं कि आपके भी नेताओं को इसी में हम लोग भेज दिया है जब हमारे पास सत्ता हुई।
लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग न्यायप्रिय काम करेंगे। ये अन्याय करने का काम इनका था, इन्होंने किया है। जिस मजहब से नहीं, इनको नफरत थी, 2017 उसके में साथ पश्चिमी इन्होंने उत्तर नफरत प्रदेश किया में है। बीजेपी ने जो क्लीन स्वीप किया, आप रोक पाएंगे इस बार क्या? बिल्कुल वो गोटी फिट उसका कर दी कारण है, आपने विपनेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश विपनेश, में। उसका कारण है, उसका कारण है। मैं इसलिए कह रहा हूं आपको, उसका कारण है कि देखिए, इन्होंने जो जाट और मुस्लिमों के बीच लड़ाई दंगा करवाया, और संगीत सोम उसके मुख्य आरोपी भी थे, कुलदीप और सुरेश राणा साहब, उनको उनके ऊपर मुकदमे हैं, 60 लोगों की हत्या का आरोप है उनके ऊपर, उसके ऊपर से ये मुकदमा हटा रहे। आज हमने संलयन का काम किया है, आज हमने विखंडन की चीजों को संलयित कर दिया है। जाट समाज और अल्पसंख्यक समाज से लेकर के बहुसंख्यक समाज जितने भी हैं, सारे समाज को समाजवादी पार्टी ने जोड़ करके एक कर दिया है। और किसान आंदोलन ने पूरे देश के अंदर एक नई ऊर्जा भरी है, जो किसानों के साथ व्यापारियों की सरकार ने, 2 व्यापारियों की सरकार ने जिस तरीके से कुठाराघात किया है और 756 किसानों को शहीद किया है, इनके एक गुंडे और मवाली मंत्री ने जो है वो हत्या करवाई है 4-5 किसानों की, और आज भी उसको ये कलेजे से लगाए हुए हैं। ये है इनकी सरकार। कपिश जी, आप रुक जाइए एक मिनट, मैं जवाब लूंगी। समीर जी से रुक जाइए, और भी मेहमान है, मैं आती हूँ क्योंकि आगे भी चर्चा बढ़ानी है। अंशु अवस्थी जी, इस बार कांग्रेस उत्तर प्रदेश में महिलाओं के कल्याण की बात कर रही है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो जो महिला कल्याण कार्ड है कांग्रेस का इस बार, आपको लग रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बात बनेगी उससे, जहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी जाटलैंड को साधने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में लाने की पूरी जुगत में जुट गए हैं? देखिए विपनेश जी, जो भी राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ लोगों को इस तरीके से गठबंधन बनाकर साधने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भाई वो वोटर है और हम दलों का गठबंधन बना ले और वो हमको वोट कर दे, हम सरकार बना ले, यहां तक मामला अब है नहीं। हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके का अत्याचार नौजवानों पर हुआ है, महिलाओं पर हुआ है और किसानों पर हुआ है। अंशु जी, बस एक मिनट, मेरे सहयोगी राजीव को दूसरी खबर पर जाना है। जी राजीव, शुक्रिया आपका ब्रेकिंग विद एजेंडा में जुड़ने के लिए। अब अंशु अवस्थी जी अपनी बात पूरी कीजिए। तो हमारा कहना यह है कि लोग अपने मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए क्या कोई भी राजनीतिक दल उनके मुद्दों पर बात कर रहा है? कांग्रेस पार्टी उनके मुद्दों पर बात कर रही है, उनके रोजगार पर बात कर रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित इन 5 सालों में अगर कोई हुआ है तो बेरोजगारी से हुआ है, आर्थिक संकट से हुआ है। उत्तर प्रदेश में लोगों की आय घटकर आधी रह गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कभी भी उसकी चिंता नहीं की। रिजर्व बैंक के आंकड़े कहते रहे कि लोगों की आय घट गई है, लेकिन मुख्यमंत्री जी झूठे होर्डिंग बैनर लगाकर प्रचार करते रहे। प्रदेश में वो कह रहे हैं महिलाएं सुरक्षित हैं और आधी रात को बेटियों को जलवाते रहे। अब जब चुनाव आया है तो वो दलितों के घर खाना खाने का ढोंग रचा रहे हैं, लेकिन आप कम से कम जो 2:30 बजे रात को एक बेटी को जलाया था उसके बारे में भी सोच लिया होता। तो जो बीजेपी की नीयत है उसमें ना नौजवान है, ना दलित है, ना उत्तर प्रदेश का किसान है। वो सिर्फ और सिर्फ कैसे चुनाव जीता जाए, कैसे धर्म और विद्वेष फैलाया जाए, जहर फैलाया जाए, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी की लड़ाई। नहीं, बीजेपी फिर ये भी कह रही है कि आपको राजस्थान की उस बेटी की चिंता नहीं थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बेटियों की आप चिंता कर रहे हैं, तो राजस्थान की बेटियां कैसे अलग हो सकती हैं? अत्याचार हो रहा है, लेकिन गृह मंत्री जी दूरबीन लगा रहे हैं। अरे भैया, दूरबीन से दूर का दिखता है, नजदीक का देखने के लिए चश्मा लगाओ। चश्मा लगाओगे तो दिखेगा कि मुख्यमंत्री कार्यालय की महिला को वीडियो जारी करना पड़ रहा है न्याय पाने के लिए। एक बेटी की साड़ी खींची जा रही है, हमने उसको ताकत दी है। उत्तर प्रदेश में जो 40% टिकट महिलाओं को दिए हैं, आप यकीन मानिए 6.5 करोड़ नारी शक्ति है। उत्तर प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है। चाहे जितना नेग्लेक्ट करे भारतीय जनता पार्टी, चाहे जितना इस मुद्दे को हटाए, लेकिन नौजवान, महिलाएं, किसान अपने मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं। एक मिनट रुकिएगा अंशु जी, खबर आगे। चंद्रशेखर का अखिलेश यादव पर निशाना, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट करके अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं। ये तो उड़ान तय करेगी, आसमान किसका है। देखिए चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि पहले मुलाकात के बाद ऐसा लग रहा था कि वो हाथ मिलाएंगे अखिलेश यादव से, लेकिन वो हमलावर हैं और ये उनका ट्वीट की विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। चंद्रशेखर आजाद का ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव पर यह निशाना। मैं छोटा सा रिएक्शन कपिश इस पर चाहूंगी आपसे, फिर उसके बाद जा रही हूं सतीश जी के पास। हाँ विपनेश, मैं कहूं? यस, चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले।
देखिए, ये वही चंद्रशेखर आजाद साहब हैं जो 114 दिन से तालमेल के लिए हमारे साथ थे और अंतिम के भी 3 दिन इनके साथ वार्ता चली और इनकी लालसा जिस कदर थी, हम तो इनको सीट फिर भी दे रहे थे, 3 सीटें दे रहे थे, केएमएलसी की सीट भी दे रहे थे, लेकिन बावजूद उसके ये अभी और ज्यादा सीटें मांग रहे थे। ये 8-10 सीटों से ज्यादा की इनकी डिमांड थी और चूंकि हम लोग गठबंधन में 10 दल हैं, हमारे दल ने बहुत अपने कार्यकर्ताओं के हितों से समझौता किया है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता संगठित है, अनुशासित है, ईमानदार है, इसलिए वो पार्टी के साथ है, किसी अन्य पार्टी की तरह नहीं है। तब हमने बहुत सेक्रीफाइस हमारे पार्टी ने किया है, अब इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते थे। अब बात इस चीज की रह गई कि उनकी उड़ान कितनी अंबर में होगी और कितनी नहीं। चलिए, इसी उड़ान पर मैं आगे बात करूंगी, आपसे लूंगी इस पर जवाब। सतीश जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं आती हूँ। 1 मिनट कपी शुरू किए। इसी उड़ान पर मैं आगे चर्चा करने वाली हूँ। वो कह रहे हैं कि जिसकी जैसी उड़ान होगी आसमान उसका होगा। सतीश जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीएसपी 2022 में खुद को कहां देख रही है? मेरे हिसाब से विप्लेश जी, जो राजीव रंजन जी अब हमारे बीच में हैं, चले गए और दूसरी जगह, उन्होंने बिल्कुल सही डिफाइन किया। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसी सीट जहां एन एवरेज 70,000 दलित मतदाता हर सीट के ऊपर है। वैसे तो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के ऊपर मिनिमम 35,000 और मैक्सिमम 90,000 वोटर्स जो है बहुजन समाज पार्टी का जो मूल वोटर है वो बैठा हुआ। अब तमाम लोगों की चिंता का विषय यही है। देखिए, अगर मगध पर राजनीति नहीं होती, अगर जाट मतदाता मुस्लिम को पसंद कर रहे, मुस्लिम मतदाता जाट को पसंद करते हैं, अगर मगर का खेल है, चालाकी से इसी चीज से करी, अगर मगर से करी गई है और दलित मुस्लिम के ऊपर बहुजन समाज पार्टी तमाम चुनाव लड़ी है, ये बात नहीं और उनके बीच में राइवली नहीं है, को लेकर के मतभेद नहीं है। हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो गन्ना बेल्ट है, अगर गन्ना बेल्ट के अंदर गन्ना बहुत बड़ा मुद्दा है, तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने 2007 से लेकर के 2012 के बीच में गन्ने का रेट 125 रुपए कुंटल से बढ़ा करके 250 रुपए कुंटल किया। और गन्ना किसान ये बात जानता है कि पूरे के पूरे 5 साल में बीजेपी ने 10 रुपये, मात्र 10 रुपये गन्ना रेट बढ़ाया है। उनको मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी घोषणा पत्र जारी नहीं करती, जैसे ही सरकार में आएगी 24 घंटे में 450 रुपए कुंटल गन्ने का रेट मिलेगा। पूरी सरकार के दौरान 14 दिन में गन्ने का पेमेंट हमने कराया। हमने मिल मालिकों को ये कहा कि अगर 14 दिन के अंदर आप गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं करोगे तो आपको कहीं ना कहीं जेल जाना ही पड़ेगा। वोट बैंक खिसकने की आप बात कर रहे हैं, कोई आंकड़ा है क्या बीएसपी के पास? किस आधार पर आप बोल रहे हैं? नहीं, वोट बैंक खिसका कहाँ है आप बताइए ना। 22-23% है ना, 26% पे हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी थी ना। अब ये देखिए, सुनिए, आज बीजेपी सत्ता में हमारी वजह से नहीं है, आज बीजेपी सत्ता में कहीं ना कहीं इससे पिछली सरकार के कुकर्मों का फल है, कहीं ना कहीं तांडव मचा है। जिस व्यक्ति को बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने जेल में डाला, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर मंत्री बनेगा, जिन जिन लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई करी उनको आप मंत्री पद देंगे, तो यही हालात, यही मुद्दे रहेगा कि बीजेपी ने उनको मुद्दा बनाया। अब आपराधिक देखिए, पूरी बहुजन समाज पार्टी के दौरान अगर आप देखेंगे, हमने अपराधी की जात नहीं देखी, अपराधी का धर्म नहीं देखा। कोई भी व्यक्ति, अगर किसी भी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसको सलाखों के पीछे डाला, उसके खिलाफ कठोर और कार्रवाई करें। अगर देखिए, वो अपराध कैसे खत्म होता है, अगर बहुजन समाज पार्टी के विधायक, बहुजन समाज पार्टी के एमपी के ऊपर आरोप लगे, बहन जी ने स्वयं उन लोगों को अपने आवास से गिरफ्तार कराया 2022 में ऐसा, और उससे पहले नहीं, आप बताइए ना। देखिए विप्लेश जी, सुनिए, देखिए, रोजगार 6.5 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया, 6.5 लाख लोगों को सरकारी रोजगार दिया। अब फर्जी कॉन्ट्रैक्ट बेचकर लोगों को देखिए, फर्जी नियुक्तियां करके, और ये हमने नहीं देखा, हमारी कोई भी नियुक्ति जाकर के कोर्ट में नहीं फंसी। बीजेपी ने जो चीजें जो इस रोजगार की जो बात कर रही है, वो आपके पास विज्ञापन करना है। लेकिन मुझे यहाँ पर सतीश जी ये समझ नहीं आता कि जब इतना सारा काम उत्तर प्रदेश में किया बीएसपी ने, समाजवादी पार्टी ने, तो फिर उत्तर प्रदेश हाथ से खिसक कैसे गया? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। समीर जी, 1 मिनट रुकिएगा, दिल्ली से एक खबर है, क्योंकि कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। कुमार गौरव मेरे साथ मौजूद हैं। कुमार गौरव, उत्तर प्रदेश में
खासतौर में मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, सीटों के लिहाज से जो बीजेपी ने बंटवारा किया है इस बार जो फाइनल किया है उसमें मैंने देखा है कि ओबीसी वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश की गई है। ज्यादातर उम्मीदवार इन्हीं सीटों पर उतारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं क्या बीजेपी को इस बात का डर है कि ओबीसी वोट बैंक खिसक रहा है उसके हाथ से, क्योंकि कई बड़े फेरबदल की बात सामने आ रही थी इससे पहले। देखिए बिल्कुल, जहां तक ओबीसी उम्मीदवारों का सवाल है, चूंकि उत्तर प्रदेश में संख्या ज्यादा है ओबीसी मतदाताओं का, तो पार्टी लगातार ओबीसी उम्मीदवारों को तरजीह देती है। और जाहिर सी बात है, एक बात साफ साफ ये तय है कि फर्स्ट एंड लास्ट क्राइटेरिया जो बीजेपी के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में है वो विनेबिलिटी का है, यानी जो जीतने की गारंटी है, जिस उम्मीदवार पे बीजेपी दांव खेल रही है वह उसके जीत की गारंटी है, तभी उसको टिकट दिया गया है। मुख्य तौर पर अगर जातियों की आप बात कर ले तो 16 जाट को टिकट गया है, 7 गुजर को टिकट दिया गया है। इसी तरह से तमाम सभी वर्ग के लोगों को टिकट मिला है। 50% से ज्यादा टिकट ओबीसी समाज को मिला है, 50% से ज्यादा वोटर भी है वो। तो जाहिर तौर पे इससे पहले भी ये पहला मौका नहीं है। लेकिन हाँ, जो आप कह रही हैं कि क्या ओबीसी वोट बैंक के खिसकने का डर है, जरूर ये तनाव बीजेपी को होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य हो या सैनी हो या भगवान सिंह कुशवाहा हो, कई लोग पार्टी माफ कीजिएगा, भगवान सिंह कुशवाहा नहीं, मैं मौर्य की बात कर रहा था, वो पार्टी छोड़कर गए हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति में बीजेपी को चिंता होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और लेकिन बीजेपी की जो अपनी रणनीति है वो ये है, उसे उम्मीद है कि पिछली बार ये जो 2 फेज का के लिए 105 सीटों का उन्होंने ऐलान किया है, उसमें से 83 के आसपास सीटें उनके पास थी। और इस बात भी उनके सीटों की संख्या कम नहीं होने जा रही है और उम्मीदवारों का चुनाव उसी आधार पर किया गया है। बीजेपी के तमाम बड़े रणनीतिकार इस काम में लगे हुए हैं। और 23 तारीख के बाद से अमित शाह पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि हर जिले, हर क्षेत्र, यहां तक कि डोर टू डोर कैंपेन में भी जाएंगे। यानी जो वोट बैंक खिसक रहा है, जो वोट बैंक खिसकने का डर है, उस पर और ज्यादा कंसंट्रेशन 23 तारीख के बाद अमित शाह खुद करने वाले हैं। 2014, 2017 और 2019 में उत्तर प्रदेश में जीत का श्रेय, बीजेपी की जीत का श्रेय अमित शाह को दिया जाता है। और उनका सक्रिय होना जरूर ये दिखाता है कि हाँ, बीजेपी को चिंता है, लेकिन वो जमीन पे काम करने के लिए उतर रही है। तो कोशिश पूरी है बीजेपी की तरफ से, इसलिए उम्मीदवारों का जो नाम है वो बहुत उम्मीद के साथ और बहुत जीत के दावे अगर लग रहे हैं कि जीत की गारंटी है ये उम्मीदवार, तभी उसको दिया गया है। कई लोगों के टिकट कटे भी हैं, क्योंकि वहां खतरा था, लगभग 20 विधायकों के टिकट कटे हैं। वहां खतरा था कि ये चुनाव हार सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र में उन विधायकों के खिलाफ नाराजगी थी। कुछ प्रोफेशनल्स को भी बीजेपी ने इस बार जोड़ा है, जो हर जाति समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो तनाव जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी पर मैं समीर जी से जवाब लेती हूं। कुमार गौरव, आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा। समीर जी जवाब दीजिए। मैं बार बार कह रही हूं कि आप ये खुद देख रहे हैं 2017 जैसी तो परिस्थितियां नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव ने वही रणनीति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनाई है जो पहले आपने अपनाई थी। उसी राह पर वो चल रहे हैं। बिल्कुल कुनबा भी बड़ा कर लिया है, अगड़ा पिछड़ा भी कर रहे हैं, ओबीसी वोट बैंक को साधने की भी कोशिश कर रहे हैं। 2017 से भी अच्छी स्थिति है। अभी कुमार गौरव एक विषय आपने पिछड़ों की बात कही, उस पर कह रहे थे। देखिए, हमारे निर्णय में सभी का सम्मान है, सबका साथ सबके विकास के नारे को जो प्रधानमंत्री जी ने दिया था, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले दिनों अभी विधान परिषद के मनोनयन हुए थे, हमने किसको भेजा? हमने संजय निषाद को भेजा, हमने जतिन प्रसाद ब्राह्मण थे उनको भेजा, हमने प्रजापति को भेजा, जो आगरा के अंदर जिसका घर दिखाया था आप सबने कि किस सामान्य परिवार का तो वो था। हमने मुरादाबाद के एक ऐसे परिवार से एक ऐसे कार्यकर्ता को भेजा जो कभी कल्पना नहीं करता था कि हम विधान परिषद में, उस समाज के लोग कल्पना नहीं करते थे कि कोई पार्टी भेजेगी। अभी समाजवादी पार्टी के मित्र 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं इनसे, 3 जिले में इनके सरकार में बिजली मिलती थी, 14 आजम खां के गाली देने पर आजम खां के जिले को मिलती थी। 4 जिले के अलावा उत्तर प्रदेश अंधेरे में रहता था और ये 300 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं। ये महंगी बिजली और सस्ती बिजली की बात करते हैं। देश के इतिहास में समाजवादी पार्टी की सरकार ने सबसे ज्यादा महंगी बिजली का पीपीए किया था। इसका जवाब समाजवादी पार्टी नहीं देती है। ठीक है, लेकिन आप जाट लैंड की फिक्र नहीं कर रहे हैं क्या इस बार? किसान आंदोलन जो बड़ा मुद्दा इस बार बनने जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मैं जाट लैंड की बात कर रही हूँ, उस पर अपनी आंखें गड़ाए अखिलेश यादव बैठे हुए हैं। आरएलडी को अपने साथ ले लिया है, क्या उसकी चिंता नहीं है इस बार बीजेपी को? अपराधियों की सूची है विपनेश जी,
अखिलेश यादव की सूची तो पलायन कराने वालों की सूची है। अखिलेश यादव ऐसे लोगों को प्रत्याशी बना रहे हैं जो हिंदू समाज का पलायन कराता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। अभी आप के कुमार गौरव जिन दो नामों का उल्लेख कर रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य अपने कुनबे को बचाने के लिए भाग के इधर उधर जा रहे हैं कि जो आदमी चुनाव नहीं लड़ने मंत्री को गुंडा और अपराधी बना दिया हो, 302 के केस उसके ऊपर लगे हुए हैं, फिर भी हटाने की काम नहीं कर रहे हैं, तो आखिर इनकी क्या मजबूरी है? किसानों की ये हत्यारे हैं, ये किसानों के हत्यारे हैं, इन्होंने किसान की हत्या की है, इनको जवाब देना। चलिए एक एक करके जवाब लो। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, कपिश जी आपके पास आ रही हूँ जल्दी से। उत्तराखंड में विद्रोह खत्म करने में बीजेपी जुटी हुई है। देखिए बीजेपी के 7 सांसदों के नेतृत्व में टीम बनाई गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। टिकटों के ऐलान से पहले टीम को एक्टिव किया गया है। ज्यादा जानकारी कुमार गौरव दे रहे हैं। टिकटों पर नाराजगी खत्म करने की कोशिश है क्या ये अब? कुमार गौरव बीजेपी की उत्तराखंड में। देखिए विपनेश, बिल्कुल बीजेपी की कल बैठक हुई थी यहाँ, जिसमें कोर ग्रुप की बैठक थी, जिसमें उत्तराखंड में सीटों के मुद्दे पर चर्चा हुई। और इससे एक दिन पहले उत्तराखंड में ये बैठक हुई थी। कई लोग, सीनियर नेता, इसमें हरक सिंह रावत भी थे, जिन्हें पार्टी ने रात को बाहर का रास्ता दिखाया, मंत्रिमंडल से भी, पार्टी से भी। लेकिन अभी वो दिल्ली में मौजूद है और रो रहे हैं, बोल रहे हैं उनके बारे में गलत खबर फैलाई गई और बीजेपी ने उन्हें निकाल दिया, ये गलत हुआ है मेरे साथ। लेकिन मुख्य तौर पर देखिए, लगभग जो सोर्सेज के हवाले से खबर है वो ये है कि 20 के आसपास उम्मीदवारों का टिकट उत्तराखंड से कटेगा और पूरी संभावना है इसकी कि उत्तराखंड में जैसे ही टिकट का ऐलान रविवार को होने की संभावना है, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए सीईसी की बैठक होगी और उसके बाद रविवार को उत्तराखंड के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है। उसके बाद विद्रोह का बिगुल बीजेपी में बज सकता है उत्तराखंड में। इसको देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने पहले से ही तैयारी कर ली है और टोटल जो 7 एमपी है राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर, उनकी निगरानी में एक टीम तैयार कर दिया गया है। जो संभावित विद्रोही जो विद्रोह कर सकते हैं, यानी जिनका टिकट कट सकता है, उनसे अभी से ही संपर्क साधना उन लोगों ने शुरू कर दिया है ताकि वो बागी ना हो। क्योंकि बीजेपी को ये डर है कि उत्तराखंड में भी चुनाव काफी टफ है इस बार, कांग्रेस भी काफी सक्रिय है और पार्टी के उत्तराखंड से कुछ लोग शामिल हुए हैं बीजेपी में दूसरी पार्टियों से, तो कुछ इनकी पार्टी के लोग गए भी हैं कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी भी वहां है। तो लड़ाई वहां तिकोनीय होती दिख रही है। ऐसी स्थिति में बीजेपी ने ये तैयारी की है क्योंकि बीजेपी को डर है कि अधिकृत प्रत्याशी के सामने अगर बागी उम्मीदवार बीजेपी का है, जो पहले नेता रहा है या विधायक रहा है या उम्मीदवार रहा है उस सीट से, अगर वो लड़ेगा तो उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है उन सीटों पर, उन लगभग 20 सीटों पे। इसलिए बीजेपी ने ये तैयारी कर ली है और 7 सांसदों की टीम एक्टिव है। रविवार को सीटों का ऐलान हो उससे पहले हरक सिंह रावत की तरह दूसरी स्थिति ना हो, सारे उम्मीदवारों से जिनका टिकट कट, जो पहले जिनको उम्मीद है जिनका टिकट कट रहा है, उनसे बातचीत करके उनको साधने की कोशिश की जा रही है। ठीक है कपिश जी, मैं समीर जी से जवाब लूं और मेहमानों के पास जाऊं। जल्दी से क्विक रिएक्शन चाहती हूं। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मुख्य मुद्दे थे, ऐसा लगा जनता को कि आप उन पर बात करेंगे। जैसे आवारा पशुओं की बहुत बड़ी वहां पर दिक्कत है। मैं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूं, फसलें नष्ट हो जाती हैं। फिर वहां पर कृषि को लेकर बिजली की खपत का कीमत का मामला है, किसानों के गन्ने के भुगतान का मामला है, चीनी मिलों की समस्या है। इस पर बात नहीं हो रही है। गोटियां सेट हो रही हैं, कैसे अगड़ा पिछड़ा किया जाए, कैसे हिंदू मुस्लिम किया जाए, कैसे धर्म के नाम पर वोट लिया जाए, कैसे जाति का तड़का लगाया जाए, ये बहुत निराश करता है। देखिए विपनेश, हम लोगों ने पहले ही कह दिया कि वहां पर जो बिजली है वो सिंचाई के लिए मुफ्त मिलेगी और 300 यूनिट बिजली सबको फ्री मिलेगी। ये समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में है। घोषणा पत्र जारी होने दीजिए। गन्ने का मूल्य भी हम लोग जो वर्तमान की गन्ना मूल्य है उसमें अच्छा खासा अभिवृद्धि करेंगे, ये भी हमारे घोषणा पत्र में आने वाला है। आपको उससे वो पता चल जाएगा, ऐसा नहीं है। और जहां तक बात इसकी है कि आवारा पशु इन लोगों ने ही छुड़वाए हैं। हम लोगों के समय में आवारा पशु कहाँ छूटते थे, वो काजी हाउस में बंद रहते थे। इन्होंने छुड़वा दिया है। माता पिता सब घूम रहे हैं, लोगों को भी खंडित कर रहे हैं, उनके खेत भी चरने का काम कर रहे हैं। और ये जो सेस लगाए 0.5% उसको हजम कर गई भारतीय जनता पार्टी और 1% का सेस लगाए थे शराब पर कि गौ माता की सेवा होगी। कोई ऐसी काजी हाउस नहीं मिला होगा जहां पर ये गाय माता जो है स्वर्गवासी ना हो गई हो बिना चारे की।
30 रुपए में गौ माता का पोषण कर रहे हैं। तो ये है इनकी। और बीफ कंपनी से चंदा लेने वाली भारतीय जनता पार्टी है, जिसने 50-50 लाख करके 1.5 करोड़ रुपए बीफ कंपनी से चंदा लिया। इनका संगीत सॉन्ग जो है वो बीफ कंपनी का ही डायरेक्टर है और बहुत बड़ा दंगाबाज आदमी है, उसको ये टिकट दिए हुए हैं। तो मैं छोटा सा रिएक्शन ले पाऊंगी। समीर जी आती हूँ। सतीश जी आप कुछ, ठीक है आ रही हूँ कपिश जी, 1 मिनट रुकिएगा। सतीश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपको लग रहा है मायावती पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आती हैं, जो आपका वोट बैंक है, जनाधार मजबूत रहा है, क्या 2022 में बीजेपी और समाजवादी पार्टी को वो रोक पाएगा? से आती है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर आप देखेंगे, इसको पार्टी पॉलिटिक्स से अलग रख के देखिए। मैं राजीव रंजन जी की उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं कि उत्तर प्रदेश की अलग अलग जातियों का पॉलिटिकल बिहेवियर अलग अलग है। कुछ जातियां ऐसी हैं कि जो दल को पसंद करती हैं, कुछ जातियां ऐसी हैं कि जो उम्मीदवार को पसंद करती है। अगर इन चीजों के ऊपर चर्चा करोगे तो ही आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझ सकते हैं। मेरा कहना यह है कि देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने न जाति देखी न धर्म देखा। अगर हम एक्सप्रेस वे बना देते तो बहुजन समाज पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में गांव के अंदर आरसीसी की सड़कें भी बनाई। यही बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही कि जिसने हर गांव के अंदर एक सफाई कर्मचारी हमने नियुक्त किया और अंबेडकर योजना के तहत में काशीराम आवास योजना को भी हमने चलाया। और वो काशीराम आवास योजना जो हमने चलाई थी, एक उत्तर प्रदेश की बड़ी लगभग आपकी ऑडियो में कोई प्रॉब्लम हुई है, मैं ठीक कराती हूँ। सतीश जी, अंशु अवस्थी जी क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलिए, क्विक रिएक्शन आपका। जी, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि सिर्फ जाति और धर्म के गठजोड़ बनाने की तैयारी चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी 22-25 पार्टियों को मिलाकर चुनाव लड़ रही है और इससे पहले भी ये गठबंधन में थे। आज उसका परिणाम है, आप देखिए उत्तर प्रदेश में। सतीश जी, मुझे आपकी आवाज नहीं मिल रही है, कुछ प्रॉब्लम है, मैं आती हूँ। विपिनेश जी, एक भी सेगमेंट नहीं है जहां पर भारतीय जनता पार्टी कह सके कि हमने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम। यही हाल समाजवादी पार्टी का है। अरे ये दलों के दलदल हैं, ये उत्तर प्रदेश से इनको कोई लेना देना नहीं है। हमने की है प्रतिज्ञा कि हम गन्ना किसानों का गन्ना 400 रुपए कुंटल खरीदेंगे, 400 रुपए कुंटल। गेहूं और धान जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में हम 2500 रुपए कुंटल खरीद रहे हैं, उसी तरीके से हम उत्तर प्रदेश में खरीदेंगे। आज तक सारे दलों की तैयारियां हो रही हैं। जनता को लेकर घोषणा पत्र की कोई तैयारी नहीं, वो बाद में आएगा। पहले सीटें बांट ली जाए, मंत्रालय बांट लिए जाए। समीर जी से लास्ट रिएक्शन, क्योंकि वक्त की कमी। अंशु जी, समीर जी, इस बगावत के बीच में कैसे जंग जीतेंगे? उत्तराखंड में बगावत, उत्तर प्रदेश में बगावत, आपके नेता ही छोड़ कर जा रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, लास्ट रिएक्शन। सही नहीं है, अंशु जी आती हूँ। अपनी बात कहता है और उसको हम समझा लेंगे, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता ये भूल जा रहे हैं कि जिस महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की इनकी पोस्टर गर्ल प्रियंका वाड्रा के सचिव के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। राजस्थान में किसानों की दुर्गति, दलितों की हत्या, बलात्कार, कांग्रेस को नहीं दिखता है, कांग्रेस को नहीं दिखता है। किसानों की उपेक्षा, जिस समाजवादी पार्टी के साथ आप मिलकर सरकार चलाते रहे, इस समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की दुर्गति की, शुगर मिलों को बेच दिया। शुगर मिलों को बेचने में, गन्ना किसानों की दुर्गति में कांग्रेस भी बराबर की जिम्मेदार है। आप भ्रष्टाचार के जनक हो। आपकी पोस्टल गर्ल आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि आप मुझसे पैसा मांगा जा रहा है। अंशु जी, प्रियंका वाड्रा कहाँ है? उनको जवाब देना चाहिए। उनको राजस्थान के बलात्कार पर जवाब देना चाहिए। उनको राजस्थान के किसानों की दुर्गति पर जवाब देना चाहिए। उनको दलितों की हत्या पर जवाब देना चाहिए। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, क्या प्रतिनिधित्व दिया महिलाओं को आपने राजस्थान में? ये क्यों नहीं बताती प्रियंका वाड्रा? देखिए, मैंने जो सवाल पूछा उससे बाकी सब आपने कहा, लेकिन जो एक्चुअल में मूल सवाल था उससे सब नेता बचते हुए नजर आते हैं। आप अपने मन की बात करते हैं, लेकिन जो सवाल पूछा जाता है उससे हमेशा इधर उधर आप हो जाते हैं। वक्त की कमी है, ब्रेकिंग विद एजेंडा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास तौर पर, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट पड़ने हैं, उसी को लेकर तमाम पार्टियां अपनी जीत की गोटियां सेट करने में लगी हुई हैं। अगली लिस्ट में क्या नया है वो आपको बताएंगे।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।